સુરતની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રામદાસ અઠ્ઠાવલેએ નાસિરનગરના કથિત નકલી ડિમોલિશનના મામલે આકરા તેવર બતાવ્યા છે. ડિમોલિશન સમયે પોલીસ અને પાલિકાની હાજરી હોવા છતાં જવાબદારો સામે મૌન અંગે તેમણે ગંભીર નોંધ લીધી છે. મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે અસરગ્રસ્તોને ન્યાય અપાવવા અને વળતર અંગે તેઓ પોતે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે ચર્ચા કરશે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગરીબ પ્રજા પર થયેલા અન્યાયની તપાસ કરાશે અને સ્લમ વિસ્તારોમાં ડિમોલિશન પહેલા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી અત્યંત અનિવાર્ય છે. મહારાષ્ટ્રના કાયદાનો ઉલ્લેખ કરી તેમણે વહીવટીતંત્રને ઝૂંપડપટ્ટીના રહેવાસીઓના પુનર્વસન માટે યોગ્ય આયોજન કરવા સૂચન કર્યું છે. दादरा नगर हवेली का जो सेंट्रल प्लेस है वहाँ एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का एक वर्कशॉप रखा था और वहाँ दादरा नगर हवेली, दीव दमन, गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर जिले के जो प्रमुख ऑर्डर है उनको बुलाया था और पार्टी का गठन जो है ये मजबूत करने के बारे में वहाँ चर्चा रखी गई थी. एक तो मैंने कार्यकर्ताओं को सूचना दी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है. भारत के संविधान को सामने रखकर वो काम करती है. चाहे किसी भी जाति का, धर्म का, भाषा का आदमी हो, सबको न्याय देने के लिए काम करने की जिम्मेदारी आरपीआई की है. तो जो जिस तरह देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, रोड का बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है. 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं और अमेरिका के साथ जो अपना डील हुआ है ये कम से कम 47 लाख करोड़ का डील हुआ है व्यापार में. उसमें दोनों देशों का भी फायदा है, उसमें भारत का ज्यादा फायदा है. जो यूरोपियन अनेक देश है उनके साथ भी मतलब मोदी साहब ने एग्रीमेंट किया है व्यापार का. इसराइल जाकर उनके साथ भी व्यापार का ये किया है. अभी फ्रांस में जाकर भी मतलब वो एग्रीमेंट हुआ है. तो देश में ज्यादा से ज्यादा बाहर से पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ की इकोनॉमी मजबूत करने का काम, यहाँ के हर व्यक्ति को न्याय देने का काम करने का उनकी भावना है. हम ऐसा नहीं दावा करते कि भाई हर आदमी को न्याय मिला है, लेकिन हर आदमी को न्याय देने का प्रयत्न जरूर नरेंद्र मोदी जी का है, उनकी पॉलिसी का है. और आज तक जिस अपने देश का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन 58 करोड़ से ज्यादा जनधन योजना के अकाउंट बैंक में खुले हैं. कम से कम 59 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है. 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिले. 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है. कम से कम 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय के लिए पैसा देकर वहां शौचालय बना है. और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है. उसमें इतने 60 करोड़ लोगों को अभी तक फायदा हुआ है. मतलब हमारा सरकार का प्रयत्न जारी है. और अमेरिका, ईरान, इसराइल के युद्ध से जरूर पहली बार पेट्रोल डीजल में, गैस में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को, आम आदमी को, मिडिल क्लास के लोगों को जरूर तकलीफ हो रही है. लेकिन अभी अमेरिका, ईरान का युद्ध खत्म हो चुका है और अभी मतलब हुर्मुज से जो क्रूडाइल है, जो गैस है, वो आने हुई दिक्कत अभी नहीं है. जरूर पेट्रोल डीजल के भाव बहुत जल्द कम हो सकते हैं. लेकिन देश मतलब सलाह लेने के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी करने का निर्णय सरकार को लेना पड़ा था. जरूर इसमें कोई ना कोई तो कदर होगा. और मुझे लगता है कि जिस तरह 2024 में गलत प्रचार करके मोदी जी को हटाने का तो प्रयत्न हुआ, लेकिन मोदी जी को हटाने में अपोजिशन कामयाब नहीं हुआ है. उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन हुआ, बिहार का इलेक्शन हुआ, अपने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ
असम का इलेक्शन हुआ, पांडिचेरी का इलेक्शन हुआ, केरला का, तमिलनाडु का, ऐसे इलेक्शन हुए। लेकिन मैक्सिमम जगह पर एनडीए सत्ता में आई है। तो इसी तरह अभी जो अभी अ, अगले साल में 27 में 5 राज्यों के भी चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब अगले साल गुजरात का भी चुनाव आ रहा है और भी अपना मणिपुर का भी चुनाव आ रहा है। ऐसे 5 राज्यों का चुनाव भी जल्दी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ अनामत विरोध आंदोलन भी बहुत तेजी से गुजरात में चला था। तो उनकी भी मांग यही थी कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए। तो अभी ये पाटीदार कम्युनिटी है या जो क्षत्रिय कम्युनिटीज है उनको और ब्राह्मण कम्युनिटी है उनको ये ईडब्ल्यूएस का फायदा होता है। तो जाने के निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं और जाति के आधार पर जनगणना करने का एक हिस्टोरिकल निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। राहुल गांधी तो मांग कर रहे थे कि भाई ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का जनगणना करो, लेकिन उसके आगे जाकर माननीय मोदी साहब की सरकार ने सब जाति का जो सेंसस है वो जाति के आधार पर करने का निर्णय लिया है। तो अभी हर जाति का कितना परसेंटेज है उसकी जानकारी मिलेगी और वो इसीलिए मतलब ये भी निर्णय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। उससे ही जानकारी मिलेगी कि भाई हर जाति का कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, कितने जातियों में कितने सरकारी नौकर है, कितने लोग प्राइवेट में काम करते हैं, कितने लोग खेत मजदूर है, कितने लोग किसान है, कितने लोग उद्योगपति है, इसकी जानकारी मिलेगी। और जिस जाति को, फैमिली को मदद मैक्सिमम करनी है उसके लिए हमको आसान होगा। तो इसी तरह मतलब हम हमारी सरकार जो है और 29 में हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी 29 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई 1 साल में मोदी जी नहीं रहेंगे। तो मोदी जी नहीं रहेंगे तो मोदी जी नहीं रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं रहेंगे ऐसा हम नहीं बोलते। राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर रहेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आयुक्त कमिश्नर से बात करूंगा। मैं क्या मदद हो सकती है, उनको क्या कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है, या अगर बिल्डर को भी वो एरिया अगर डेवलप करना है तो अभी हमारे मुंबई में जो 40-50 साल की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आज अगर 400 फीट का मकान है, बिल्डर वो आकर उनको 700 750 स्क्वायर फीट का मकान देता है, पैसे भी देता है। ऐसी बिल्डिंगें डेवलप हो रही है मुंबई में अनेक जगह पर। तो अभी यहाँ क्या इशू है मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर उन लोगों के लिए क्या मदद मैं कर सकता हूँ, जरूर मैं मदद करने का प्रयत्न करूंगा। नहीं, मैंने जब यहाँ कोरोना आया था तब मैंने गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो का नारा दिया था। कोरोना जो चला गया था, अगर मैं नारा नहीं देता था तो नहीं जा सकता था। तो मैंने वो नारा तो दिया था। अभी मेरा नारा है कि कांग्रेस और अपोजिशन को, ऐसा मेरा नारा रहेगा। मतलब वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन ठीक बात है। तो ये मेरा तो अभी नारा ये है कि नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, ये है मेरा नारा। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, ये मेरा नारा, क्योंकि उनके कारण जाग रहा है भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी है इस देश में चमकने वाला तारा। राहुल गांधी जी को मजा देंगे 2029 में 12।